शुरुआत करना चाहती हूं। गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है, एक के बाद कई सारी आतंकी घटनाएं हुई हैं और उसके बाद जब गृह मंत्री वहां पर मौजूद थे, हाई प्रोफाइल मर्डर डीजी प्रिजन्स का, क्या यह कहना सही है कि 370 के बाद आतंक घटा है? चुनौतियां क्या अभी भी बहुत बड़ी नहीं दिख रही हैं? देखिए, जो डीजी प्रिजन की हत्या हुई है उस बारे में पुलिस जांच कर रही है कि वह हत्या है या उसको अभी तक तो पुलिस की प्राथमिक जांच में एक आपराधिक घटना मानी जा रही है। अब उसके अंदर किस प्रकार का कोई तत्व इन्वॉल्व है यह तो जांच से पता चलेगा। परंतु जो लोग ये कहने का प्रयास करते हैं तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, 370 हटने से पहले के दौर में जो कश्मीर के अंदर की परिस्थिति थी वो क्या थी? ये बताइए, हर जुमे की नमाज को एक हुजूम निकलता था और किसी का भी कत्ल कर देता था। बताइए, भारत का झंडा लगाना मुश्किल था। आईएसआईएस और पाकिस्तान के झंडे दिखते थे। पाकिस्तान जिंदाबाद की बातें हमारी सरकार आने के बाद दिखती थी। मैं ईमानदारी की बात कर रहा हूं, हमारी सरकार आने के बाद ऐसे तमाम दौर हुए जब पाकिस्तान का झंडा और आईएसआईएस का झंडा दिखाया जाता था। जब धारा 370 हटी तो कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि तिरंगे को कोई कंधा देने वाला नहीं मिलेगा। अब देखिए, 26 जनवरी और 15 अगस्त को जो तिरंगे की कतार दिखती थी, ये सारी चीजों से उन लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा विपरीत प्रभाव पड़ा है। और उस समय आतंकवाद का व्याप सिर्फ कश्मीर में नहीं था, हमारी सरकार आने से पहले पूरे भारत में था। मैं कई बार गिना चुका हूं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कोई ऐसा शहर नहीं था, चेन्नई से लेकर गुवाहाटी तक और लखनऊ से लेकर मुंबई, दिल्ली, जयपुर, नागपुर तक, जहां धमाके न होते हों। आज वह सब कुछ नियंत्रित होकर सिमट कर अब दक्षिण कश्मीर के केवल 3-4 जिलों के अंतर्गत रह गया है। परंतु उसके ऊपर भी अब वो स्थिति नहीं रह गई कि सेना के ऊपर आक्रमण करें, वो स्थिति नहीं रह गई कि सुरक्षा बलों के सीधे केंद्र पर अटैक कर देते थे। इसलिए अब उन्होंने मासूम नागरिकों को ऊपर जो करना शुरू किया है, ये उनकी हताशा को दर्शाता है। परंतु सरकार उनको जिस सीमा तक लाई है, सुरक्षा एजेंसियां और जांच एजेंसियां उस सीमा तक पहुंचाएंगे कि आगे उनको यह करने की भी, ये जो जारयत वो कर रहे हैं, जो बहुत ही निकृष्ट हरकत कर रहे हैं। पर अफसोस की बात यह है कि उसका जिस प्रकार से भर्त्सना होनी चाहिए, भर्त्सना की बजाय उस पर भी राजनीति होती। क्योंकि अब एक और बात हो गई है, अभी तक इन लोगों को यह लगता था कि पॉलिटिकल कवर फायर देने वाले लोग बहुत हैं। अब पॉलिटिकल कवर फायर देने वाले लोग आज भी हैं, पर उन कवर फायर देने वालों की शक्ति और गोलियां लगातार कम होती चली जा रही हैं। जिस दिन एहसास हो जाएगा कि भारत कौन कौन पॉलिटिकल कवर फायर देता था, आतंकवाद के, सुधांशु जी, कौन कौन पॉलिटिकल कवर फायर देता था? कौन कौन देता था? कौन कौन देता था पॉलिटिकल कवर फायर? हाँ, पॉलिटिकल कर फायर कौन? उदाहरण के साथ बोल रहा हूं, अफजल हालात का मारा है, याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग हुई, बुरहान वानी एक भटका हुआ नौजवान था। ये सब कहने वाले छोटे मोटे लोग नहीं थे, ये यूपीए सरकार के मंत्री थे, जिसमें से एक तो इस समय अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं, शशि थरूर जी, मणिशंकर अय्यर जी। अफजल गुरु को फांसी नहीं देनी चाहिए, इसके लिए तो लोग दौड़ दौड़ के दिल्ली तक जाते थे। तो पॉलिटिकल कवर फायर ये थी। और इतना ही नहीं, यासीन मलिक जो था वो प्रधानमंत्री कार्यालय तक आता था। तो पॉलिटिकल कवर फायर नहीं, पॉलिटिकल कवरेज भी कितना जबरदस्त था। इस कारण से भी उसमें समस्या आई और आज भी वो लोग दे रहे हैं, मगर उनकी शक्ति कम हो गई है कवर फायर देने वालों। पॉलिटिकल कवर फायर और कवरेज दोनों आपकी तरफ से मिलता था अभय दुबे जी, बिना शब्द इधर उधर किए हुए सीधा शशि थरूर के जरिए वो कांग्रेस पार्टी पर प्रहार कर रहे हैं। दावा है मौजूदा सरकार का कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद से घटनाएं भी घट गई हैं, लोगों को जो क्षति हो रही थी उसमें भी गिरावट है। लेकिन आज भी जब गृह मंत्री का वहां पर दौरा है तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि देखिए ऐसे दिन ये हो रहा है और 56 इंच पर बार बार सवाल खड़े किए जाते हैं। क्या आतंक से मुक्ति की तरफ जब सरकार बढ़ती है, ये पार्टी के अंदर आता है कि कौन सी पार्टी की सरकार है, या पार्टी से ऊपर उठेगी कांग्रेस? अंजना जी, ये तो डेटा इस बात के साक्षी है कि आतंकवाद से मुक्ति की तरफ किसकी सरकार ले जा रही थी। आप देखिए ना, साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल की रिपोर्ट को उठाकर देख लीजिए। 2011 में बड़ी आतंकी घटनाएं सिर्फ 9 पर सिमट कर रह गई थी। सिक्योरिटी फोर्सेस के सिर्फ 7 जवान शहीद हुए थे। 13 में वो 12 में घटकर 11 रह गई। इस प्रकार सिलसिलेवार वो घटी और अब वो भी घटे सिक्योरिटी फोर्सेस की शहादतें। लेकिन 14 में 22 घटनाएं हुई, 30 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने शहादत दी, 18 में 54 हो गए और ये सिलसिला लगातार बढ़ता रहा। मुझे दुख इस बात का है सुधांशु त्रिवेदी जी, पिछली बार जब
सीआरपीएफ के 83वें स्थापना समारोह में अमित शाह साहब ने जो मीटिंग ली थी उसमें क्या उल्लेख किया गया था? उसमें उल्लेख नहीं किया गया था कि जो आपने कमिट किया था कश्मीरी पंडितों के आवास का वो सिर्फ 17% पूरे किए। आपने कहा था 3000 नौकरियां कश्मीरी पंडितों को देंगे, तो समीक्षा में पता लगा 1025 नौकरियां दी। आपने दिलबाग सिंह जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं पढ़ी? क्या कह रहे हैं वो कि चाइनीज ड्रोन कॉप्टर से बड़ी मात्रा में हथियार गिराए जा रहे हैं, चाइनीज राइफल्स मिल रही है। ये मेरे पास एक पूरी सूची पड़ी, मत दूर जाइए। मई का महीना, रजनी बाला स्कूली टीचर की हत्या कर दी 31 मई को, 17 मई रंजीत सिंह की हत्या कर दी, 25 मई अमरीन भट्ट टीवी कलाकार की, 24 मई पुलिस अधिकारी की हत्या कर दी, 13 मई स्पेशल पुलिस ऑफिसर रियाज भट्ट की हत्या कर दी, 12 मई राहुल भट्ट जिसको 2008 में कश्मीरी पंडितों को जो नौकरियां दी थी सरकारी, वो नौकरी दी थी, उनकी हत्या हो गई। 7 मई गुलजार डार की हत्या हो गई। माखनलाल बिंद्रू जो 90 के दशक में भी घाटी छोड़कर नहीं गए, उनकी हत्या कर दी। सरपंच अजय पंडिता की हत्या कर दी। एक के बाद एक, अकेले 1 महीने की घटनाओं का मैं जिक्र कर रहा हूं। टारगेटेड किलिंग हो रही है, टारगेटेड किलिंग। ठीक है, एक बार सुधांशु जी से इस पर जवाब ले लेते हैं। आपने क्या कश्मीरी पंडित को और वल्नरेबल नहीं कर दिया है? वहां पर उनको और भी खतरे में नहीं डाल दिया है? सुधांशु जी, छोटा सा जवाब सर, अन्य मेहमान के पास। पहली बात तो मैं कह दूं, अभय दुबे जी ने कहा कि पूरे भारत में 2011 में 7 ही जवान शहीद हुए थे। मान्यवर अकेले दंतेवाड़ा में मुझे याद है 80 से अधिक सीआरपीएफ के जवान मार दिए गए थे। आप कह रहे पूरे भारत में 7 हुए थे। ये कौन से पोर्टल से कौन सा आंकड़ा है, ये मेरी समझ से बाहर है। परंतु मैं ये बात कहना चाहता हूं, आपने जितनी भी किलिंग्स बताई, बिल्कुल मैं ईमानदारी से कहता हूं ये सब टारगेटेड किलिंग हुई। मगर अभय जी, चुनौती से कहता हूं, भाजपा के किसी नेता ने इन टारगेट किलिंग करने वाले को भटका हुआ नौजवान कहा हो तो मैं माफी मांगने को तैयार हूं। भाजपा के किसी नेता ने कहा हो कि इनके मानवाधिकार सुरक्षित होने चाहिए तो मैं उसके लिए माफी मांगने को तैयार हूं। परंतु उतना ही नहीं, और इतना ही नहीं है, आपके जमाने में न सिर्फ यह कहा जाता था बल्कि जो लोग उसके शिकार होते थे उन्हीं को कहा जाता था साहब ये इस कारण से समस्या हो रही है चूंकि कश्मीरी पंडितों ने ज्यादा संसाधन उनके पास थे इसलिए उनके साथ हुआ। अरे भाई, विलिफिकेशन ऑफ द विक्टिम, यानी प्रताड़ित को स्वयं शिकार बना देना, प्रताड़ित को ही दोषी सिद्ध कर देना, ऐसा कार्य करने वाले लोग आज प्रश्न पूछते हैं। हाँ, मैं कहता हूं है, मगर एक बताइए उदाहरण, और आप क्या एक उदाहरण बता दीजिए जिसमें इस तरह के कांड करने वाले लोगों के समर्थन में किसी ना किसी कांग्रेस नेता ने। ठीक है, रुक जाइए सुधांशु जी, जवाब लेने दीजिए मुझे अन्य मेहमानों के पास। शशि थरूर, एक सेकंड अभय जी, शशि थरूर को कोट करते हुए आपसे सवाल पूछ रही हूं। अफजल गुरूज हैंगिंग रॉन्ग एंड बैडली हैंडल्ड, गलत भी है और गलत तरीके से उसे किया भी गया है। मेरा सवाल आपसे यह है कि जब इंटेलेक्चुअल लेवल पर, यानी अपने शाब्दिक तरीके से कोई भी समर्थन करता है ऐसे आतंकियों की, उनमें से एक व्यक्ति आज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए लड़ रहा है चुनाव, क्या यह अपने आप में दिखाता नहीं है कि आप सॉफ्ट तरीके से डील करना चाहते थे आतंकवाद के खिलाफ? क्या भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन बड़े नेता राम जेठमलानी ने नहीं कहा था कि अफजल गुरु के साथ न्याय नहीं हुआ? तब भारतीय जनता पार्टी ने एक शब्द आलोचना नहीं की, और वही दिखा रहे आतंकवाद का भूत जिन्होंने छोड़ा अजहर मसूद। अरे वो तालिब हुसैन पिछली हमारे देश के गृह मंत्री जी की यात्रा में कुर्सी के पीछे खड़ा था, जिस आतंकवादी को गांव के लोगों ने पकड़ा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं था। तारिक अहमद मीर जो पाकिस्तान के ड्रोन से हथियार आतंकियों को सप्लाई करता था, उसको भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा का टिकट नहीं दिलाया। ठीक है, सही जगह नब्ज पकड़ी है आपने अभय जी, सही जगह नब्ज पकड़ी है। राम जेठमलानी पे क्यों चुप्पी साध ली सुधांशु जी? आपकी याददाश्त की तो बड़ी चर्चा होती है चारों तरफ। राम जेठमलानी भी याद दिला देते शशि थरूर के साथ। राम जेठमलानी ने कहा था ना, कोट, अफजल शुड नॉट बी हैंग्ड। कब भाजपा के वरिष्ठ नेता थे? राम जेठमलानी अनेक बार पार्टी में आए गए, वो भाजपा के वरिष्ठ नेता कब थे? भाजपा का कौन सा पद था उनके पास, बताइए? भाजपा का कौन सा पद था उनके पास? वो भाजपा के समर्थन पे इंडिपेंडेंट एमपी चुन के आए थे। भाजपा का कौन सा पद था राम जेठमलानी पे? बताइए कौन सा पद था? आप तो सरकार के मंत्री थे। शशि थरूर, मणिशंकर अय्यर सरकार के मंत्री थे, अपनी सरकार की फांसी देने की नीति की आलोचना कर रहे थे। इससे ज्यादा हास्यास्पद नहीं हो सकता, की हत्या में ज्यादा मजाक नहीं हो सकता नियम का। 10 साल जेल काटी, और इतना ही नहीं, 1 साल पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली। अजहर मसूद का शिष्य वार्ड नंबर 33 से अमित शाह साहब ने टिकट दिया कि नहीं दिया, बताइए आप। मसूद अजहर, अब जवाब सुन लीजिए।
हैं और यहाँ पर अरे भाई, राष्ट्रवाद की अब का ज्ञान आप उन काढ़ते हैं।